गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, दैट इज़ एरर्स एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो है ये बहुत सारे फंडामेंटल आपको क्लियर करेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर्स, एक्यूरेसी क्या होती है, करेक्शन क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। अभी तक हमने एक चैप्टर, एक यूनिट पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट किया। आज आपका ये दूसरा यूनिट है, दिस इज़ कॉल्ड चैप्टर नंबर 2। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। ये टॉपिक है आपका, दैट इज़ चैप्टर 2, दैट इज़ चैप्टर 2। इसका नाम है एक्यूरेसी एंड एरर्स। कोई भी काम करते हैं कितना एक्यूरेट रहता है, एक्यूरेसी एंड एरर्स। ठीक है, चल, एक्यूरेसी एंड एरर्स। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है ये टॉपिक में, दैट इज़, हालांकि ये आपके जो मतलब जो प्रीवियस ईयर में है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पर टाइम देना है, क्योंकि आपको इसमें कम से कम जो गेट और ईएस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक्यूरेसी और एरर्स के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप एसएससी जेईई की देखोगे तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अगले टॉपिक में यूज़ होने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ देते हो तो अगले कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, आपका 2-2.5 घंटे में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे गेट ईएस के सिलेबस में आती हैं वो चीज़ हमको पढ़नी नहीं, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ के भी अगर क्वेश्चन नहीं आना तो कोई मतलब तो है नहीं टाइम वेस्ट करने का। इससे अच्छा हम अपना कंपास सर्वेइंग पे, लेवलिंग पे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम देंगे उसको, तो हमें ज़्यादा नंबर गेन करने को मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम आपको देना है। चल, तो दैट इज़, सबसे पहले मेरे को पढ़ना क्या है वो देख लेता हूँ, दैट इज़ 2.1। तो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है डिफिनीशन ऑफ, दैट इज़ डिफिनीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म, डिफिनीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म। जो भी टॉपिक पढ़ना है हमको उसका सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। डिफिनीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सेकेंड वन इज 2.2, दैट इज सोर्सेज ऑफ एरर। क्या सोर्सेज हो सकते हैं एरर के? सोर्सेज ऑफ एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर्स। 2.3, दैट इज थ्योरी ऑफ एरर्स, दैट इज थ्योरी ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, दैट इज, अच्छा सॉरी, टाइप्स ऑफ एरर है। सोर्स ऑफ एरर के बाद में है टाइप्स ऑफ एरर, दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। इसके बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स की एरर हो सकती है, सिस्टमैटिक हो सकता है, क्यूमुलेटिव हो सकता है, रैंडम हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, तो वो सब बात करेंगे। 2.4, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारे टॉपिक में ज़्यादा है ही नहीं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेट आईएएस में पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, तो हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं इसके बारे में। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो पढ़ना है उसको ध्यान देना है। 2.5, परमिसिबल एरर्स। ये भी हमारे टॉपिक में ज़्यादा नहीं है, परमिसिबल एरर्स, एरर्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन, कैसे एरर बढ़ती है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। आपको जो ज़्यादा फोकस करना है ना वो शुरुआत के, दैट इज़ ये 3-4 तक बहुत फोकस करना है। ये आपके एकदम सिलेबस में ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं हमको है। हाँ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अगले चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे। एरर क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सब कुछ पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको डिफिनीशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म पता होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, ये सब पता होगा तो आपको टॉपिक अच्छे से मज़ा आएगा। ठीक है, चल, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं डिफिनीशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है डिफिनीशन। 2.1 पे आ जाओ, दैट इज डिफिनीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म, डिफिनीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, डिफिनीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, सबसे पहले वैल्यू निकल के आती है ट्रू वैल्यू। फर्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज द एग्जैक्ट आर, इट इज द एग्जैक्ट, it is the exact or actual value
are actual value of a quantity actual value of a quantity, full stop, the true value that is the true value of a quantity can never be the true value of a quantity can never be known. ट्रू वैल्यू तो हमें कभी पता ही नहीं चलती है, हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं known, and hence term like accuracy term like accuracy, comma error, comma precision etc. comes into picture इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, चल आगे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रू वैल्यू हमें एग्जैक्ट कभी भी नहीं पता होती है, और हमेशा हम जो है यहाँ पे ट्रू वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं पता हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म निकल के आते हैं जिसके बारे में हमें पता करना है। अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी कैन बी नेवर आर नोन एंड हेंस टर्म लाइक एक्यूरेसी, एरर, प्रिसीजन कम्स इनटू द पिक्चर। ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, ये क्यों निकल के आई? जैसे कोई वर्क किया तो 100% तो हो ही नहीं सकता ना, तो कुछ एरर आ जाएगी, या आप लगभग बहुत एक्यूरेट कर पाओगे या बहुत प्रिसाइज कर पाओगे। अब ये प्रिसीजन, एरर, एक्यूरेसी क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म इज दैट इज 2.1 में ही चल रहे हैं। दैट इज 2.1 में नेक्स्ट हेडिंग आप बना दो, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग आपके निकल के आते हैं। ट्रू वैल्यू हो गई ना, एरर की बात करते हैं, दैट इज 2 नंबर एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? दैट इज एरर्स। चल सिंपल पता है एरर क्या हो सकता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एरर। ठीक है, और करेक्शन क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। धीरे धीरे बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। एन एरर में बी defined as the difference between measured value and ट्रू वैल्यू। ये होता है आपका एरर। जो भी आपने मेजर किया और जो भी ट्रू वैल्यू, उसका दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एरर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो दैट इज एरर इज राइट डाउन इजकल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे तो वहाँ पे यूज होता है। क्या एरर बहुत आता है कंपास सर्वे में, एरर को देखना होगा, लोकल अट्रैक्शन को देखना होगा, सारी बातें निकल के आती हैं। तो दैट इज अ मेजर्ड वैल्यू माइनस, अब करेक्शन इसका उल्टा होता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू माइनस जो होता है, करेक्ट होके कब निकलेगा? जब ट्रू में से आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे किसको? दैट इज ट्रू माइनस अगर आप करोगे, दैट इज मेजर्ड वैल्यू। तो इसी के आसपास में लिख देता हूँ करेक्शन, इसी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ करेक्शन, समझ में आ जाएगा इसलिए लिख रहा हूँ करेक्शन जो होता है वो ट्रू वैल्यू तभी तो करेक्ट होके आएगा, तभी तो ट्रू में से आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आगे भी यूज होगा जब हम लोग जो ना पुल करेक्शन, सैक करेक्शन सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होगा। करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज नेवर नोन, एज द, नोट पॉइंट करके लिख लो, हमें ये कभी नहीं पता होता है कि ट्रू वैल्यू कहाँ पे है। एज द ट्रू वैल्यू of measurement
of a measurement is never known, is never known, is never known, हमें नहीं पता होता है, is never known, ठीक है, is never known the exact error, the exact error, तो जो एग्जैक्ट एरर निकल के आती है प्रेजेंट इज नेवर नोन, एग्जैक्ट एरर प्रेजेंट इज नेवर नोन, ठीक है। चल, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि ट्रू वैल्यू तो हमको कभी पता ही नहीं होता है, तो हम एग्जैक्ट कभी बता ही नहीं पाएंगे, तो एग्जैक्ट एरर भी नहीं बता पाओगे कितना आया, क्योंकि आपको जब तक ट्रू नहीं पता होगा तो एरर कहाँ से बता दोगे। मान लीजिए आप मेज़र किए, जब आपको ट्रू ही वैल्यू सही से नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे। अब ये ट्रू वैल्यू क्यों नहीं बता पाते, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे। हो सकता है कि आप जो भी स्केल बन के आया मार्केट से है या जो भी लैब में तैयार किया गया, हो सकता है वहीं पर ही डिफरेंस आ गया हो, तो एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती 100% ट्रू, ठीक है। बस उसमें जो एरर हो सकती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म निकल के आता है उसको बोला जाता है डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट टर्म है दैट इज़, फोर्थ वन इज़ या थर्ड वन इज़ डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी हम पढ़ेंगे, इसका मतलब हिंदी में बता दूं मैं, इसका मतलब होता है फ़र्क, कितना फ़र्क है। इसको हिंदी में लिख देता हूं तो ज़्यादा याद रहेगा आपको। फ़र्क, इंग्लिश कठिन पड़ेगी, जैसे होता नहीं किसी चीज़ में कितना फ़र्क है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है फ़र्क, तो इसको पहले मेंशन करते हैं, या इसको दूसरी भाषा में बोले और इसको मिसमैच बोलते हैं, और मिसमैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसमैच। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिस्क्रिपेंसी। चल, तो इसको पहले मेंशन करता हूँ, दैट इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, अ discrepancy is the difference, अभी एग्जाम्पल भी समझा दूंगा, difference between two measured value, difference between two measured value, ध्यान से सुनिएगा, टू जो मेजर कर रहे हो, टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी, अभी एग्जांपल दे दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरर। दूसरा पॉइंट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरर, ये एरर से अलग होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरर और डिस्क्रिपेंसी में अंतर होता है, ठीक है। मिसमैच बोल दो, डिस्क्रिपेंसी बोल दो, दोनों में अंतर क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम एरर। ये जो डिस्क्रिपेंसी हम यूज़ कर रहे हैं टर्म है, या इसको मिसमैच भी बोलते हैं, ये अलग होता है एरर से। कैसे? इसको देखते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरर से डिफरेंट होता है। एज एरर जो एरर होती है ना, एरर इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ये किसके रिस्पेक्ट में होती है? ट्रू वैल्यू के, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी आपको मैंने दे दी। अब इस बात को समझने के लिए आपको जो है ना एग्जाम्पल की मदद लेनी पड़ेगी। अब वो एग्जाम्पल मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। मैं उस एग्जाम्पल को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। सपोज दैट कोई लेंथ मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, मान ले मेज़र करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा। ये है आपका सपोज दैट 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। इसको समझते हैं। तो 15 सेंटीमीटर आपको मेज़र करना है। सपोज दैट आपने एक बार में, पहली बार में मेज़र किया, फर्स्ट टाइम, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट टाइम अगर आपने मेज़र किया पहली बार में, तो हो सकता है कि आपने जो मेज़र किया, हो सकता है आपने यहाँ पे मेज़र कर दिया कुछ ना कुछ वैल्यू। मान लेते हैं ये आपकी वैल्यू आ गई सपोज दैट
दैट इज़ फर्स्ट टाइम आपने मेज़र किया, सपोज दैट ये वैल्यू आ गई 14.9 सेंटीमीटर के आसपास। हो सकता है आपने मेज़र कर क्या एग्जैक्ट नहीं मेज़र कर पाए, एरर तो देख रहे हैं हम लोग हैं, क्या मिसमैच आया, क्या डिस्क्रिपेंसी होती है, इसको समझना हमको है। तो आपको अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल दिया गया और आपने पहली बार में मेज़र किया तो वो आपका निकल के आया 14.90। फिर सेकेंड टाइम आपको मेज़र करना पड़ा, सेकेंड टाइम मेज़र जब आपने किया तो आप हो सकता है 15.10 मेज़र कर दिया, थोड़ा ज़्यादा बता दिया आपने, एक बार यहाँ पे पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ते समय गलती हो गई या कुछ भी हो गया, कोई भी एरर का कारण हो सकता है, और आपने बता दिया 15.1 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं, दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा यही हमारा मिसमैच कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस जो होगा, अच्छे से पढ़ो डिफिनेशन। इट इज़ डिस्क्रिपेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, उसका जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड आपका डिस्क्रिपेंसी। तो इसका डिफरेंस अगर मैं निकालूँ, दैट इज आप ये बताना कि जो 15.1 आया तो ये मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ, यहाँ पे दैट इज़ एरर की बात अगर करूँ, एक तो एरर इसमें हो सकती है, एरर इसमें माइनस में आएगी, -0.1 आएगी सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें जो एरर आएगी इस वाले में पॉजिटिव आएगी क्योंकि मेजर्ड ज़्यादा है, तो +0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? चल, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन किया। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे, दैट इज़ ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंस इसका दोनों का अगर आप निकालोगे, डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ सपोज दैट मैंने बात किया, दैट इज़ 15.10 माइनस 14.90, तो लगभग 0.2 सेंटीमीटर के आसपास आ गया। ये कहलाता है डिस्क्रिपेंसी, फ़र्क कहलाता है, मिसमैच होता है, तो इसको बोला जाता है 0.2 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जो सेम क्वांटिटी आपने मेज़र की, उसका जो मेज़र करते समय जो आपकी टू मेजर्ड वैल्यूज़ आई, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका फ़र्क कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। चलो, जैसे सपोज दैट आप कहीं पे हाइट मेज़र करवाने जाते हो, हाइट मेज़र करता है, एक बार में आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर बताया, और थोड़ी देर बाद आपने जो जूते उतार दिए उसके बाद देखा या वैसे भी या कुछ सही से नहीं मेज़र किया तो आपकी हाइट हो सकता है वो कम बता दिया, 166 कुछ और बता दिया। तो वही आपका कहलाता है फ़र्क, कितना फ़र्क आया उसकी बात करते हैं, ठीक। और जो एरर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एरर क्या होता है उसको देखते हैं। एरर वो वैल्यू होती है, सपोज दैट कि आप मेज़र कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो एरर आप मेज़र कर रहे थे तो जो ट्रू वैल्यू थी उसमें से आपने जो इसके पास में जो वैल्यू मेज़र की, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो ये बात तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, और जैसे दूसरी बात एग्जाम्पल एक और दे सकता हूँ। जैसे सपोज दैट आपने एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी लेंथ को मान लिया आपने फर्स्ट टाइम में मेज़र किया, एक बार में आप 13 सेंटीमीटर बता रहे हो, सेकेंड टाइम में आपने हो सकता है उसको जो बताया 12.95 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर आपने फ़र्क देखा, हालांकि इसमें एरर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम 15 सेंटीमीटर को एक बार 13 बता रहे हैं, दूसरी बार में 12.95 बता रहे हैं, लेकिन इनका जो डिस्क्रिपेंसी निकल के आएगा, जो फ़र्क निकल के आएगा, जो मैच निकल के आएगा, वो पॉइंट किसका कितना निकल के आएगा, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं अगर, तो दिस इज़ द डिफरेंस, ये 0.0 के 5 आसपास में आएगा। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी जो फ़र्क आएगा बड़ा कम आएगा, और यहाँ पे फ़र्क थोड़ा ज़्यादा था 0.2 का। तो डिस्क्रिपेंसी एरर दोनों में अंतर होता है, दोनों में फ़र्क होता है। एरर वो ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू बताता है, और ये जो डिफरेंस होता है, ये जो हम दो रीडिंग मेज़र करते हैं उनके बीच का डिफरेंस बताता है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक्यूरेसी, और उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म ही चल रहे हैं अभी। तो सोर्सेस ऑफ एरर भी पढ़ना है हमको, एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करने हैं।
चलो एरर पढ़ लिया हमने, एरर पता चल गया क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एक साथ। फोर्थ वन इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। चल तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक्यूरेसी को देखते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये समझते हैं। पढ़े तो आपने भी होगा, एक्यूरेसी और प्रिसाइज दोनों बातें पढ़ते रहते हो। अब उसका सही मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस है तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्यूरेसी के बारे में लिखते हैं, ठीक। और फिर इस चीज़ को मैं जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जितना एग्जाम्पल से समझ सकते हो उतना बेटर कहीं समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले इट इज़ द क्लोजनेस, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ द क्लोजनेस, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ऑफ द measured value, it is the closeness of measured value to the true value, ठीक है। इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितना पड़ोस आपकी मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड आपका एक्यूरेसी। जितना पड़ोस होगी उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, एक्यूरेसी इज कंसीडर्ड टू बी, दूसरा पॉइंट, एक्यूरेसी इज कंसीडर्ड टू बी, accuracy is to be considered to be overall estimate ऑफ एरर, ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ एरर। इस पॉइंट का मतलब अभी नहीं समझ पाओगे, डायग्राम बनाऊंगा तभी समझ पाओगे। एक्यूरेसी इज कंसिडर्ड टू बी ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ एरर, ठीक है। एरर्स इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक। एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट आपको एक टारगेट हिट करना था, उस टारगेट से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट आपको एक टारगेट बना के दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम आप भी बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा। दिस इज़ द टारगेट, और आपको गन शूट आप करते जाते हो। जैसे जो पहले समय में जैसे जो निशानेबाज होते हैं या जो निशाना सीखते हैं, निशाना साधते हैं, वो अपने टारगेट पे हिट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट दिस इज़ द टारगेट, आपको जो बीचों बीच आपने बना रखा है, दिस इज़ द टारगेट। आपको पता है आपको जो भी गन से शूट करना है किसी चीज़ को, तो आपका जो टारगेट है ना, वो सपोज दैट कि आपने बीचों बीच बना रखा है, इस पे मार्क करना है, ठीक। इस तरीके से आप जब मेले वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे भी बहुत सारी बंदूकें रखी होती है और आप उसको टारगेट करते हो, ठीक। वैसे कुछ एग्जाम्पल है ये, ठीक। चलो, तो आपसे बोला जाए कि आपको टारगेट को हिट करना, आपका टारगेट सपोज दैट ये है, आपका दिस इज द टारगेट है, ये बीचों बीच में आपको हिट करना था, ये है टारगेट आपका, ठीक। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, दिस इज द टारगेट, दिस इज टारगेट, ये टारगेट है आपका, ओके। आपसे चलाया आपने, एरर जो प्रिसीजन है उसको मुझे समझना और एक्यूरेसी को समझना। सपोज दैट आपने हिट किया,
तो आपका जो हिट करने का तरीका था, जैसे आपने हिट किया, तो हो सकता है कि आपने जो भी हिटिंग की वो यहाँ पे लगी, कुछ यहाँ पे लगा, एक बार में यहाँ पे लगा, दूसरी बार में यहाँ, तीसरी बार में यहाँ, चौथी बार में यहाँ, पाँचवीं में यहाँ, छठी में यहाँ, सातवीं में यहाँ, आठवीं में यहाँ, नौवीं, ऐसे आपने टारगेट को हिट करते चले गए। ठीक, यहाँ पे भी लग गया। तो आप देख रहे हो कि जो टारगेट है उसके लगभग आप क्या हो, पड़ोस हो। ठीक, मतलब आप इसी के आसपास आ रहे हो। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, मतलब जो भी आप टारगेट करते हो, बार बार उस पर हिट करते हो, तो आप ज़्यादातर का जो आपका लगने का तरीका है, इसको हटा दो, ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो ये बीच वाला टारगेट था, इसी पे हिट कर रहे हो, लेकिन ये बीचों बीच में नहीं काम कर पा रहा है, लगभग उसी के आसपास काम कर पा रहा है। ठीक, इसका मतलब मेरी टारगेट के जो ट्रू वैल्यू है उसके थोड़ा सा करेस्पॉन्डिंग या नज़दीक है। कौन सी वैल्यू? जो मेजर्ड कर रहे हो, जो टारगेट को हिट कर रहे हो। दूसरी बात समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीन बाय द प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि आपने सपोज दैट टारगेट को हिट करना था, हो सकता है कि आपको टारगेट हिट किए, लेकिन एक बार में, पहली बार में मारा तो यहाँ पे लगा, ठीक, दूसरी बार में मारा तो इसी के पड़ोस फिर से लगा, तीसरी बार में मारा तो हो सकता है फिर यहीं पे लगा, चौथी बार में फिर यहीं पे, पाँचवीं में फिर यहीं पे, छठी यहाँ पे, सातवीं में भी है। तो लगभग आपका जो एरिया आ रहा है, दिस इज़ ये आ रहा है, दिस इज़ ये, इस तरीके से। ठीक, ओके, बहुत ही क्लोज आ रहा है। तो ये जो वैल्यू कहलाती है ना, दिस इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब जब जितनी बार आप हिट कर रहे हो, अपने टारगेट के पास तो नहीं हिट कर पा रहे हो, लेकिन कहीं और हिट कर रहे हो उसी के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन आपका जो भी हिट कर रहे हो वो लगभग आसपास ही आ रहा है हर बार में। ठीक, तो हर बार उसी के आसपास ही अगर वैल्यू आती है तो दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। बहुत ही प्रिसाइज आपका रिजल्ट है। जैसे सब एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आप SSC JEE का पेपर देते हो और प्री दिया आपने एक बार में, और आपने प्री दिया SSC JEE का पेपर, और आपके पहली बार में जो मतलब मार्क्स आए वो सपोज दैट 115 है। ठीक, और आपकी कट ऑफ जो थी वो 120 थी। दोबारा फिर से आपने पेपर दिया अगले साल, फिर से आपके नंबर जो है 115.5 आ गए। ठीक, फिर से पेपर दिया, फिर से आपके नंबर आए 116 आए, फिर एक बार पेपर दिया तो कम हो गए 114.5 हो गया। तो आपकी जो वैल्यूज़ है ना, बड़ी प्रिसाइज तो हैं आपका रिज़ल्ट, लेकिन ये एक्यूरेट आपका नहीं आ पा रहा है। कट ऑफ 120 है, आप अपने टारगेट के पास नहीं हो, टारगेट से 5 कम हो। वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, टारगेट से आप दूर हो बट आपका प्रिसीजन अच्छा है, प्रिसाइज वैल्यू आपके निकल के आ रही है। जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं काफ़ी प्रिसाइज हैं, आपके लगभग अप्रॉक्सीमेट नज़दीक हैं। और जो ये वैल्यू है, ये जो टारगेट के पास हिट करोगे, ये आपका मोर एक्यूरेट है। जो भी मोर एक्यूरेट, अगर आपके नंबर सपोज दैट 118.9 आना शुरू कर जाएँ, ठीक, एक बार में 118, एक में 121 आ गए, तो वो वैल्यू आपकी जो कहलाएगी वो दिस इज क्या कहलाएगी, मोर एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ किया। और दूसरा रिजल्ट एक और हो सकता है कि कोई वैल्यू आपकी प्रिसाइज भी हो, यही टारगेट को मैं बीच का पार्ट बना रहा हूँ, दिस इज प्रिसाइज और प्लस एक्यूरेट भी हो, मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट एंड मोर एक्यूरेट हो सकता है। देखो, ये भी रिजल्ट समझा जा सकता है। मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट कैसे हो सकता है? जैसे ये टारगेट है आपका, टारगेट हिट करना नहीं, ये टारगेट है, आपने पहली बार में हिट किया, यहीं पे पहुंच गए, दोबारा हिट किया, फिर यहीं पहुंच गए, तिबारा 4, 5, 6, आपकी जो भी वैल्यूज़ है ना हिट करने की, वो आपकी जो टारगेट है उसके पास भी हैं, और आपके जो रिजल्ट हर बार आ रहे हैं वो भी लगभग आपके प्रिसाइज भी आ रहे हैं। प्रिसाइज का मतलब कितना क्लोज आ रहे हैं, हर बार जितनी बार टारगेट कर रहे हो ना, लगभग पड़ोस आ रहे हैं, और वो रिजल्ट जो आपके है ना टारगेट के आसपास भी हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को जो हम लोग बोलते हैं, ये जो टारगेट आप बना रहे हो, दिस इज द टारगेट, ये आपके प्रिसाइज भी हो जाएंगे और एक्यूरेट भी हो जाएंगे, क्योंकि अपने टारगेट के पड़ोस में है। तो ये होता है प्रिसाइज और एक्यूरेट का मतलब होता है। ठीक है, चल, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज द टारगेट। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, दैट इज़ प्रिसीजन। नेक्स्ट आता है, दैट इज़ फिफ्थ वन इज़ प्रिसीजन, दैट इज़ प्रिसीजन, दिस इज़ द प्रिसीजन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दैट इज़ प्रिसीजन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द प्रिसाइज वैल्यू, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, इट इज़ द closeness, it is the closeness of the measured value,
it is the closeness of the measured values, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर टारगेट के से मतलब नहीं है, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हमारा जो वैल्यू है वो टारगेट से दूर था लेकिन आपस में क्लोज है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज। ओके, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसका जो निकल के आता है, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या प्रदर्शित करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिपीटेबिलिटी measurements and is concerned only with एक्सीडेंटल एरर। अभी पढ़ेंगे क्या होती है एक्सीडेंटल एरर्स के बारे में बात है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी वो रिपीटेबल होगी, रिपीट करेगी, और मेजरमेंट एंड इट इज़ कंसर्न ओनली विद द एक्सीडेंटल एरर। हर बार आप टारगेट कर रहे हो सकता हवा चल रही हो, आपका हर बार टारगेट जो है वहाँ पे ना लग करके टारगेट से बाहर आपका हर बार आ रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड आपका प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर, दैट इज सोर्सेज ऑफ एरर। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है 2.2 सोर्सेस ऑफ एरर। बहुत सारे एरर हो सकते हैं, सोर्सेस ऑफ एरर्स। देखिए सोर्सेस ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि सोर्स कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब समझते हैं जो नेचुरल एक्टिविटी होती हैं, जो भी आपका जैसे टेम्परेचर है, विंड है, रेनफॉल है, ये सारे आपके नेचुरल फिनोमेना में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग हम बात करने वाले हैं दैट इज़ नेचुरल एरर्स। क्योंकि जैसे हम कोई इक्विपमेंट बनाए, मान लिया हम स्केल कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया तो स्केल बढ़ भी सकता है। मान लिया टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मल एक्सपेंशन के कारण उसका रेखीय प्रसार गुणांक होता है, तो उसके कारण वो एक्सपेंशन होता है उसका है, तो वो टेप की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो एक नेचुरल कारण के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो दैट इज़ नेचुरल एरर्स। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेचुरल एरर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज these results from a variation in natural phenomena, natural phenomenon such as temperature, टेम्परेचर हो सकता है, एक कारण है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो सकता है, कहीं ग्रेविटी ज़्यादा तो कहीं कम, तो ये भी इफेक्ट हो सकता है। विंड एक्शन हो सकता है, विंड हो सकती है, ये नेचुरल काज हो सकता है। रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन समझते हो परावर्तन, तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके। एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये सब हम लोग देखेंगे ना। मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है ना, ये कंपास वाले में देखेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये सारी बातें निकल के आती। तो ये नेचुरल आपका एरर हो सकता है। चल, ये एरर हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट जो निकल के आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। दीज एरर आर बियॉन्ड द कंट्रोल, these errors are beyond the control of surveyor।
कंट्रोल ऑफ सर्वेयर, ठीक है। बट बाई टेकिंग प्रिकॉशन तो ले ही सकते हो, प्रिकॉशनरी measures these errors can be contained within permissible limits, ठीक है। परमिसिबल लिमिट के अंतर्गत ही होना चाहिए, अंदर ही होनी चाहिए आपकी, दैट इज। तो जो भी आपका देखिए एरर तो होगा, एरर फिर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, तो हमने एक लिमिट बना दी परमिसिबल लिमिट। जैसे आरसीसी में परमिसिबल डिफ्लेक्शन पढ़ते हो ना, डिफ्लेक्शन को बिल्कुल कंट्रोल जीरो नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही परमिसिबल लिमिट्स यहाँ पे एरर की होती है कि भैया इससे ज़्यादा एरर आपके वर्क में नहीं होना चाहिए, तो वो लिमिट्स के बारे में बात करता है। हालांकि हमारे सिलेबस में परमिसिबल जो लिमिट्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और हमको नहीं यहाँ पे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस वर्क में कितना आपका निकल के आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। आगे बात करते हैं। चलो, ये तो आपकी हो गई नेचुरल एरर। अब बात करने वाले हैं हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, आपसे कोई पूछ ले तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि एरर और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकती है उसके बारे में डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अगर हम बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल एरर की। चलो तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है यहाँ पे ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ये, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज़ सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल। देखो नेचुरल एरर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो नेचुरल रीज़न हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट हो उसमें ही गलती आपकी कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्लियर? चल, तो दैट इज सपोज दैट दीज रिजल्ट्स फ्रॉम फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट, these results from fault आपके इक्विपमेंट में या बनाते समय जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया उसमें कुछ गलती थी। these results from faulty construction, ठीक है, और imperfect adjustment of instrument of the instrument। ठीक है, चल जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल ले लो, दैट इज एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में चीज़ें आती हैं अगर हम चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, चल, तो सपोज दैट कि आपने इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे आपका फॉल्टी कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सपोज दैट कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, टेप को हिंदी में फीता कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ, अगर आपने थियोडोलाइट को सही से नहीं लगाया, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, जब थियोडोलाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एटसेट्रा, ये रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट आपको इनकरेक्ट टेप आपको बनाया गया और टेप आपसे बोला गया, एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं था, हो सकता है लैब में आपने बनाया, ये टेप आपके पास है। ठीक है, दिस इज़ द टेप, ये आपके पास टेप है। ठीक, चल, तो ये टेप आपके पास है और आपको बोला गया कि इसको भैया बनाना है। ठीक है, ये टेप आपके पास था, ये आपको बनाना था, और आपसे कहा जाए कि भैया 15 सेंटीमीटर का टेप आपको चाहिए, तो ये 15 सेंटीमीटर सपोज दैट है, और आपने हो सकता है वो लैब में बनाते समय ही एग्जैक्ट ना मेज़र करके बनाया हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो सकता है, या आपने जो बना रहे थे उस समय हो सकता है कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे बनाते समय ही आपसे गलती हो गई। तो हो सकता है कि आपने जो मेज़र किया, हो सकता है कि आप इसको जो लेंथ है 15 पॉइंट हो सकता है 0.054 या कुछ भी मान लो, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, या दूसरी बात है मैन्युफैक्चर से गलती हो सकती है, दैट इज़ मैन्युफैक्चर ने हो सकता है यही बना के दे दिया, ये मैन्युफैक्चरर ही बना के दिया, जो जहाँ पे फैक्ट्री में बनता है फीता वगैरह, तो उसकी बात कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप जब एडजस्टमेंट या मेज़रमेंट कर रहे थे, तो जब आप यहाँ पे मेज़रमेंट कर रहे थे, सर्वेयर के लिए मेज़रमेंट कर रहे थे, तब भी आपसे गलती हो सकती है। ठीक, आया कुछ बता कुछ आपने दिया, तो वो भी एक गलती हो सकती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, ओके, चलो, आपने हो सकता है लास्ट का काउंट कर रहे थे, सही से काउंट ही नहीं कर पाए, तो भी एक एरर हो सकती है। तो इस तरीके से 2-3 प्रकार की एरर हो सकती है। इसके पहले एक एग्जांपल मैंने नहीं लिखाया था, उसको मैं लिखा देता हूँ। जैसे नेचुरल एरर में एक काम कर सकते हैं, नेचुरल एरर में एक रीज़न हो सकता है, सपोज दैट कि ये आपके पास टेप है, ठीक, और आप टेप से मेज़र कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपका ग्राउंड सपोर्टिंग ना हो, तो आप एक काम कर सकते हो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे आपने रखा, हो सकता है सैग की वजह से इस तरीके से आ जाए। हो सकता है कि जो भी आपने यहाँ पे जो भी आप मतलब ग्राउंड के ऊपर सर्वे कर रहे हो, आपने टेप की मदद ली, ये सपोज दैट टेप है आपके पास, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ सैग आ सकता है, क्योंकि आपका ग्राउंड जो है नेचुरल फीचर एकदम प्लेन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं फीता जो आपका है वो सैगिंग आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुल कर दोगे तो उसमें टेंशन करेक्शन या टेंशन एरर आ जाएगी, वो तो हम पढ़ेंगे PL/A यही होता है।
तो उसका भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। चलो, तो हम ज़्यादा टेंशन भी नहीं कर सकते क्योंकि टेंशन एरर आ जाएगी उसमें। टेंसाइल हम लोग पढ़ेंगे, पुल करेक्शन बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करने की कोशिश ये कर सकते हैं, बीच बीच में हम लोग जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पेक्स लगा सकते हैं ताकि आपकी सैगिंग ना आए, तो इसलिए इसको खूंटी बोलते हैं, इसको पेक्स बोला जाता है, हिंदी में खूंटी बोलते हैं और इसको पेक्स इंग्लिश में बोला जाता है। तो आप इसमें पेक्स लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, पेक्स। अब आप यहाँ पे मेजर करोगे तो जो सैगिंग आ रही थी वो स्ट्रेट हो जाएगी, फिर ये भी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, तो अब आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। तो ये नेचुरल एरर को रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये किसका, नेचुरल एरर का, नेचुरल एरर का, नेचुरल एरर निकल के आ गई। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेकेंड पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, the effects of most instruments, instrumental errors can be brought within the desired limit, by applying proper correction, बाई अप्लाइंग प्रॉपर करेक्शन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ जो मोस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं विद इन द डिजायर्ड लिमिट। एक पार्टिकुलर लिमिट तक ही ये आपका करेक्शन सही हो सकता है, मतलब जीरो फ्री तो नहीं कर सकते, जीरो एरर नहीं कर सकते, बाई अप्लाइंग अ प्रॉपर करेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगर हम थर्ड बात कर लें, पर्सनल एरर होती है। थर्ड इज अपने खुद के कारण भी हो सकती है, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हो पर्सनल एरर, ठीक है, पर्सनल एरर। दीज आर कास्ड बाई, इसका कारण क्या हो सकता है, दीज आर कास्ड बाई इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, इनएबिलिटी आपकी क्षमता नहीं है सही से सर्वे करने की, फिर भी आप कर रहे हो, इनएबिलिटी ऑफ द individual to make एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। दो लोग सर्वे कर रहे हैं तो उसमें आपका ह्यूमन एरर हो सकता है कि आपकी आँख की वजह से या आपका सही से ध्यान नहीं वहाँ पे है, सोच कुछ और रहे हो, काम कुछ और कर रहे हो, तब भी आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, तो ये पर्सनल एरर हो सकता है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ड्यू टू ह्यूमन साइटिंग अगर आप करते हो, आँख से देख रहे हो या आपकी आँख में प्रॉब्लम है, सही से दिखाई नहीं पड़ता है, तब भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ड्यू टू ह्यूमन साइट का मतलब उसका दृश्य होता है, नज़र डालना। टच आपको पता ही नहीं चल रहा है, टच एंड बियरिंग, तो ये सारी चीज़ें निकल के, तो ह्यूमन एरर ये निकल के आ सकती है जो कि पर्सनल खुद से हो सकती है, सर्वे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हो सकता है आप साइट कर रहे हो, किसी को ऊपर दिख रहा है, कहीं को नीचे दिख रहा है, तो भी ह्यूमन एरर हो सकती है। टच वाली एरर भी हो सकती है एंड बियरिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर, तो बात हो गई। चलो आगे बात कर लेते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, दैट इज़, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें फिर आगे बात करते हैं। अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। चलो
अब थर्ड हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ एरर। ये तो आपके इक्विपमेंट के बेस आप पे हो गए किस टाइप की एरर हो सकती है। चलो अब आगे बात करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एरर हो सकती है। अब ये जो भी आपने पढ़ा इसमें कई तरीके से हो सकता था, ब्लंडर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है उसको देखते हैं, कितने टाइप की और हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। एक मिनट, सोर्सेस तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, पहला है मिस्टेक, ऐसे ब्लंडर बोला जाता है। फर्स्ट इज मिस्टेक या ब्लंडर। बहुत जब बड़ी मिस्टेक कर देते हैं उसे ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं ना, ब्लंडर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो दीज आर आल्सो सम टाइम कॉल्ड एज ग्रॉस एरर। इनका नाम है पहला, सम टाइम इनको ये भी बोला जाता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मतलब होता है सकल एरर, संपूर्ण एरर जिसकी बात करते हैं, बहुत बड़ी एरर होती है। दीज आर आल्सो sometimes called as ग्रॉस एरर। इसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस एरर। ठीक है, चल तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। दूसरा है, नाम में लिखा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको अच्छे से। दे अराइज ड्यू टू इनअटेंशन, जो भी आपका इनअटेंशन, जो आपका ध्यान सही से नहीं है तब आकर हो सकता है इनअटेंशन। ठीक है, केयरलेसनेस, आप लापरवाह हो, किसी का फ़ोन आ गया, सर्वे कर रहे हो, ठीक, फ़ोन आ गया, ध्यान से बात करने लग गए, तो केयरलेसनेस हो सकता है, लापरवाह हो आप। ठीक है, और फटीग ऑफ द सर्वेयर, आप थक गए हो तब भी ऐसा हो सकता है, और फटीग ऑफ द सर्वेयर, बहुत लंबा सर्वे करना पड़ गया, आप थक गए, तब भी आप हो सकता है गलती कर जाओ, ब्लंडर मिस्टेक। फटीग ऑफ द सर्वेयर, एग्जाम्पल, आप बहुत थक गए, आप किसी रीडिंग को ही गलत कर दिए, ओमिट कर दिए, हटा दिए, तो ओमिटिंग अ होल टेप लेंथ, कहीं पे मीटर में मेजर करना था, आप सेंटीमीटर में डेटा को मेंशन कर दिए, तो ओमिटिंग अ होल टेप लेंथ, ठीक है, होल टेप लेंथ, राइटिंग इनकरेक्ट, राइटिंग इनकरेक्ट यूनिट्स, या तो आपने इनकरेक्ट यूनिट, जैसे आपको मीटर सेंटीमीटर में था, आपने उसको मेज़र कर दिया, राइटिंग इनकरेक्ट यूनिट्स एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, दीज आर द लार्जेस्ट एरर, इनको बहुत बड़ी एरर बोला जाता है। दीज आर द लार्जेस्ट एरर, these are the largest errors that are likely to arise, ये कब उत्पन्न होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, these are likely to arise and hence they are easy to spot, and hence they are easy to spot
और इसको डिटेक्ट भी बोल सकते हो, पहचान सकते हो। इनको इजीली आप पहचान सकते हो। स्पॉट का मतलब है उसको पहचानना होता है, या डिटेक्ट बोल सकते हो। ठीक, चल। तो सपोज दैट कि आपको कहीं टारगेट हिट करना था, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, आप इसके नीचे ही चलो यहीं पे बना देते हैं। सपोज दैट ये आपका टारगेट था, ये टारगेट है। अब टारगेट आप उसको हिट कर रहे हो बंदूक से, पता चला आप यहाँ पे मार रहे हो टारगेट को, हवा में लग रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, तो ये टारगेट तो बहुत दूर है, आपका अंदर है, यहाँ पे ये टारगेट है, आप गोली चला रहे हो यहाँ पे, तो इसे बोला जाता है ब्लंडर मिस्टेक। इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका टारगेट है, दिस इज द टारगेट। टारगेट से आप बहुत दूर हो, दिस इज कॉल्ड ब्लंडर मिस्टेक। ओके, पता चला आपका SSC जे पेपर है, आपके 50 नंबर आ रहे हैं 200 में से, तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, तभी आपके नंबर नहीं आ रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इससे ऐसा रीज़न हो सकता है। ओके, चल नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड वन इज़ द सिस्टमैटिक एरर या क्यूमुलेटिव एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अभी एरर का सिलसिला शुरू होगा जब हम लोग चेन लेंथ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर मेजरमेंट, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। क्लियर? तो ये एरर आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, ये सारे टर्म यूज़ होने वाले हैं। तो ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर, या दूसरा नाम इसका होता है क्यूमुलेटिव एरर। सिस्टमैटिक एरर हो, क्यूमुलेटिव एरर, सिस्टमैटिक एरर या इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव एरर। क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक या इसे क्यूमुलेटिव। अब नाम में लिखा है ये सिस्टमैटिक होता है, मतलब एक सिस्टम के हिसाब से अगर हो सकता है कि आप इसको पहचान भी लोगे आसानी से, क्योंकि ये सिस्टमैटिक है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक ऐड होते जाना, मतलब पहला मेजरमेंट किया तब एरर आई, वो अगले में ऐड हो जाएगी, वो अगले में ऐड हो जाएगी, इसलिए क्यूमुलेटिव। जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव वेट नहीं निकालते थे सॉइल मैकेनिक्स में, सेम यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव इस टर्म यूज़ होता है। तो दिस टाइप ऑफ एरर, पहला दिस टाइप ऑफ एरर, these types of errors will always be of same size एंड टाइप अंडर, सेम साइज एंड टाइप, सेम टाइप की होगी, सेम साइज़ की होगी, एंड टाइप। ठीक है, हर बार वही आपने टारगेट को मान लिया यहाँ हिट किया तो वही टाइप की एरर निकल के आएगी, उसका टाइप भी सेम निकल के आएगा, तो दैट इज सेम टाइप अंडर सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन, एंड जनरली अराइज ड्यू टू, arise due to known reason, आपको पता होगा इसके बारे में, known reason। सपोज दैट हवा चल रही है, मान लिया हवा चल रही, टारगेट को हिट कर रहे हो, तो आपका टारगेट यहाँ पे हिट ना होकर के कहीं साइड में हिट हो जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अननोन रीजन। ठीक है, चल, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो इस तरीके से टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो गया ड्यू टू विंड एक्शन। क्लियर? चल आगे बात करते हैं। चल दूसरा पॉइंट निकल के आता है, दैट इज सेकेंड पॉइंट है, दैट इज हो सकता है कि आप टारगेट को बार बार हिट कर रहे हो। अगर आपने बार बार टारगेट को हिट कर रहे हो, सपोज दैट कि आपका टारगेट जो है ना यहीं पे आकर के बार बार आप हिट कर रहे हो, दैट इज़ हर बार यहीं पे टारगेट आपका आ रहा है, तो एक कारण सेम हो जाएगा जिसके कारण यहाँ पे आपका हिट हो पा रहा है। ठीक है, सेम रीज़न निकल के आ जाएगा जिसके कारण यहाँ पे हिट हो जा रहा है। ठीक है, चलो, तो कोई एक पार्टिकुलर कारण होगा जिसके कारण हर बार आपको टारगेट को हिट कर रहे होगे, तो उसके कारण आपका क्या है ना कि हर बार यहीं पे हिट हो जा रहा है, तो उसका एक ही सेम ही कारण निकल सकता है। मान लो विंड एक्शन है, हर बार हवा जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस डायरेक्शन में अगर हवा चल रही है तो उसके कारण हो सकता है उसी डायरेक्शन में हर बार आपने इससे टारगेट को हिट किया, अब वो टारगेट पे ना ला करके हर बार यहीं पे लग जा रहा है, तो वो सेम कारण कोई हो सकता है। जो हवाएं चल रही हैं वो पश्चिम की डायरेक्शन में चल रही होंगी या हवाएं उत्तर के डायरेक्शन में चल रही होंगी, उसका रीज़न निकल के आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, द वैल्यू ऑफ दिस एरर, can be कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेटेड एंड
hence a suitable correction, hence a suitable correction can be applied as they follow some definite mathematical rule, some definite mathematical or physical law or फिजिक्स लॉ बोल दो या फिजिकल लॉ बोल सकते हो, फिजिक्स लॉ। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे विंड एक्शन, विंड डायरेक्शन लिख दो, विंड कंडीशन, ये सारी हो सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टमैटिक एरर कैन बी नेचुरल। थर्ड पॉइंट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कैन बी नेचुरल as well as instrumental error। इंस्ट्रूमेंटल एरर दोनों कारण हो सकते हैं। ये आपका जो भी एरर निकल के आ रहा है क्यूमुलेटिव, उसका कारण ये भी हो सकता है, नेचुरल कारण भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब विंड एक्शन हर बार उसी डायरेक्शन में चल रही है। दूसरा, अगर आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है, हर बार वही कारण निकल के आ रहा है। सपोज दैट आपका चेन जो भी है या मेजरमेंट कर रहे हो, टेप से मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, हर बार वही गलती निकल के आ रही है। ठीक है, मान लिया आपका स्केल जो है वो 15 सेंटीमीटर का था और वो एग्जैक्ट तो है नहीं, 15 सेंटीमीटर से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो हर बार जब आप मेजरमेंट करोगे तो हर बार सारी चीज़ें अलग निकल के आ जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड, आपका निकल के आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं। चलो, तो इसको आप राइट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं इसी में। दैट इज ओके, तो बात कर लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। दैट इज़ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें निकल के आती हैं जिनके बारे में बात करना है। नेक्स्ट एरर आती है, दैट इज़ एक्सीडेंटल या रैंडम, या इसको कंपनसेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग, सॉरी। थर्ड एरर इज एक्सीडेंटल या रैंडम, या इसको कंपनसेटिंग भी बोलते हैं। कंपनसेटिंग, ठीक है, दैट इज कंपनसेटिंग, सॉरी, दिस इज कंपनसेटिंग एरर्स। देखिए, एरर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूज होने वाले सारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, दीज आर द एरर्स, ये वो एरर्स हैं, दीज आर द एरर्स विच रिमेन आफ्टर मिस्टेक, ये बनी रहेंगी, विच रिमेन आफ्टर मिस्टेक्स एंड
ये रिमर जो आपकी एरर्स हैं वो बनी रहेंगी, रिमेन्स आफ्टर द मिस्टेक्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स एंड सिस्टमैटिक errors have been eliminated. तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एक्सीडेंटल और जो रैंडम एरर होगी या कंपनसेटिंग एरर होगी, दीज आर द एरर्स विच रिमेन्स आफ्टर मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं आफ्टर मिस्टेक्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं और सिस्टमैटिक एरर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एरर बचती हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल या रैंडम। तो जो भी मिस्टेक्स आपकी हैं उसको घटा दो और जो भी एरर्स आपकी हुई हैं ड्यू टू मतलब सिस्टमैटिक एरर्स हैं वो हटा दो, तो जो बची होगी दिस इज कॉल्ड रिमेन आपकी कंपनसेटिंग। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑब्जर्वर। सेकेंड पॉइंट, दे आर बियॉन्ड the control of observer, that is control of observer के कंट्रोल में ये एरर नहीं होती हैं। ऑब्जर्वर and results from human inability, ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी से बाहर होते हैं टू मेक एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है थर्ड पॉइंट, दैट इज आगे बात करते हैं द साइज एंड साइन ऑफ एनी रैंडम, द साइज एंड साइन, जो साइज होगा आपकी एरर का और जो उसका साइन निकल के आएगा ऑफ एनी रैंडम एरर इज क्वाइट बहुत ही स्मॉल, क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में आप बता नहीं सकते हो, अनप्रिडिक्टेबल। बट द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप of random errors, the behavior of the group of random errors is quite predictable। इस बात का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, प्रेडिक्टेबल, ठीक है। एंड द larger the group, the more predictable the behavior। ठीक है, चलो इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। द साइज एंड साइन ऑफ एनी रैंडम एरर इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। साइज और साइन करना, साइज और साइन क्या है ये बताना बड़ा मुश्किल है कि नेगेटिव एरर होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक चीज़ हम बता सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर होगा ग्रुप ऑफ रैंडम एरर, मतलब बहुत सारी जो आपकी रैंडम एरर के निकल के आई हैं एरर्स इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, उसको बताया जा सकता है। जब बहुत सारी एरर्स होंगी तब आप बता पाओगे। एंड द लार्जर एज अ ग्रुप द मोर इज़ प्रेडिक्टेबल द बिहेवियर। जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी में जितनी बार आपके पास इवेंट्स होंगी उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो कोई भी चीज़ है जिस चीज़ की ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे, जिस चीज़ की आप ज़्यादा बार टेस्टिंग करते हो तो उसका रिजल्ट और अच्छा आता है।
तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाती है। वैसे जैसे आपके पास ज़्यादा सैंपल होंगे, ज़्यादा रीडिंग्स होंगी, तो आप उसको प्रेडिक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और कम रीडिंग होगी तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रैंडम एरर का मतलब जैसे आपके पास टारगेट था ये, तो आपने कहीं पे टारगेट हिट किया, एक बार यहाँ लगा, कहीं यहाँ लगा, कहीं यहाँ लगा, ये है रैंडम एरर। तो इस तरीके से रैंडम एरर्स आपके पास निकल के आती हैं। तो इसमें जब ज़्यादा एरर्स होंगी, रैंडम का जब क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपको बताना यहाँ पे थोड़ा आसान होगा। तो ये बारे में हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट है जो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है, दे ओबे द लॉ प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग इवेंट को चेक करते हैं कि घटना कितनी बार हुई है। दे ओबे द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोलते हो, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड फॉलो। इसका एग्जांपल देता हूँ, एंड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सपोज दैट आपके पास बहुत सारे सैंपल हैं, तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम बना सकते हैं। तो कुछ रिजल्ट ऐसे करके आता है, जैसे आरसीसी में आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे आपके जो क्यूब की स्ट्रेंथ निकल के आती है वो रैंडम निकल के आती है, तो उसको भी हम लोग प्लाट करते थे, यहाँ पे FCK होता था। वैसे यहाँ पे हमारा जो है ना, इस कर्व पे हम लोग फ्रिक्वेंसी को करेंगे कि कौन सी कितनी बार आपकी निकल के आती है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी, और ये जो है एरर और फ्रिक्वेंसी के बीच में हम लोग जो है ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारे पास में इसको बोलते हैं जो सबसे पीक पॉइंट होता है ना, ये आपका मोड कहलाता है। ठीक है, बहुलक जिसको बोलते हो। तो ज़्यादातर जो रीडिंग्स आपके, अगर मान लिया एरर आपकी सबसे ज़्यादा, मान लिया एरर की बात करें, तो अगर आपका जो रिजल्ट्स आएंगे इन्हीं के आसपास आपके निकल के आ जाएंगे। तो अगर जो ज़्यादा एरर्स आपकी होंगी, जो टारगेट पे हिट कर रही थी, जो इसकी जो रैंडम एरर निकल के आ रही थी, तो इन रिजल्ट्स को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे और ये देख लेंगे कि जो टारगेट को हिट कर रहे हैं, वो टारगेट पे जो हिट कर रहे हैं वो रैंडम एरर आपकी इस ग्राफ से पता चल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एरर के बीच में, जैसे आपने पढ़ा था कहाँ पे, जब आरसीसी में आप पढ़ते हो, जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, तो वहाँ पे भी तो रिजल्ट आपके रैंडम रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये कर्व फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगली हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चल। मिस्टेक और ब्लंडर डू नॉट फॉलो एनी रूल। मिस्टेक या ब्लंडर मिस्टेक या ब्लंडर डू नॉट फॉलो एनी रूल, ये कोई रूल और प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट निकल के आता है सिस्टमैटिक एरर या क्यूमुलेटिव एरर। सिस्टमैटिक या क्यूमुलेटिव एरर जो निकल के आती है एरर, फॉलो रूल्स ऑफ फिजिक्स, फॉलो द रूल्स ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, बट जो रैंडम एरर है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक एरर फॉलो करेगा लेकिन मिस्टेक और ये एनी रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चल, इसमें मतलब रैंडम है, रैंडम का मतलब कोई प्रोबेबिलिटी फॉलो करेगा। दे कैन बी रिड्यूस्ड विद द परमिसिबल लिमिट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दे कैन बी reduced within they can be reduced within the permissible limits using mathematical modeling, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग इसको बस परमिसिबल लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दैट इज़ थर्ड पॉइंट, आपको लिख देता हूँ यहीं पे, इसके जस्ट बाद ही लिखना आपको है। रैंडम या कंपनसेटिंग एरर,
रैंडम या कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग रैंडम या कंपनसेटिंग एरर्स दे फॉलो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और चांस, ये रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेंगे या चांस, ठीक है, दैट इज चांस। दे कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग, बताया जा सकता है, दे कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल, दैट इज स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी इसको बोला जाता है मॉडल। ये मॉडल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे बहुत सारे सैंपल की टेस्टिंग करो, उनको इसके ऊपर प्लॉट करो, इसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, रैंडम, ये सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपको लिमिटेड पढ़ना है इसका, क्योंकि आपके जो सिलेबस है ना, उसमें इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत बात किया गया है, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में पूछा जाता है, और जो चीज़ अच्छी पूछी जाती है उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे अगला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पूछा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे जो कंपास सर्वे है, लेवलिंग है, वो बहुत अच्छे से पूछा जाता है, उसको बहुत अच्छे से भी पढ़ना है हमको, उसको एकदम से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।